सा रे गा रे सा नी रे सा। सब शब्द हैं, हम शब्द हैं, वो शब्द हैं, हम शब्द हैं, गुनगुनाते कुछ गीत गाते वो शब्द हैं। गाता कबीर, उड़ता अबीर, तुलसी के बोल, मीरा की पीर, गीता का ज्ञान, हर एक अजान, राधा का प्रेम, उसका बखान। ये कालिदास, ये वेद व्यास, जो ज्ञान की बुझाएं प्यास। नानक गुरु कहे ग्रंथ में, हर धर्म में, हर पंथ में। यादों की वो लंबी उम्र, जहाँ सोच भी जाती संवर। भाषाओं के सारे भंवर, वाचस्पति तिरुवल्लुवर। सारा ही ज्ञान, सारा विज्ञान, संसार और हिंदुस्तान। शब्द है अतरंगी, कुछ सतरंगी से शब्द है। गुनगुनाते गीत गाते कुछ मस्त हैं, कुछ त्रस्त हैं। होठों पे करते कष्ट हैं, कुछ झूठ हैं, कुछ सत्य हैं। जादू भरे ये शब्द हैं। बैजू का राग, ठुमरी की तान, रोबिंद्र गान, वेदों का प्राण। हो बुल्ले शाह या पान भट्ट, मंजो लगाए हर एक रट। मैया का क्रोध, कान्हा का हट, यमुना की धार, यमुना का तट। साहिर की आग, नीरज का राग, होली का फाग, गालिब दाग। हर जिस्म में, हर रूह में, शैलेंद्र में, मजरूह में, गजलों में और गुलजार में, हर हाट में, बाजार में। शब्द है अतरंगी, कुछ सतरंगी से शब्द है। गुनगुनाते गीत गाते कुछ मस्त हैं, कुछ त्रस्त हैं। होठों पे करते कष्ट हैं, कुछ झूठ हैं, कुछ सत्य हैं। जादू भरे ये शब्द हैं। मैं शब्द हूँ मैं। ये कहानी है एक अनोखे इंसान की, कर्मवीर शब्द सारथी अरविंद कुमार की, जिन्होंने मुझे यानी शब्दों को खोजने, समझने, संजोने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज को दिए ऐसे ऐसे खजाने जो सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अरविंद ने दिया मॉडर्न इंडिया को उसका पहला थेसॉरस, समांतर कोश। तभी तो अरविंद को थेसॉरस मैन भी कहा जाता है। भारत में शब्दकोश बनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। वेदों के समय में प्रजापति कश्यप ने 1800 वैदिक शब्दों वाला थेसॉरस निघंटु बनाया, जिसकी व्याख्या महर्षि यास्क ने निरुक्त में की। 6ठी शताब्दी में अमर सिंह ने संस्कृत के 8000 शब्दों वाला अमरकोश बनाया। कई सदियां बीती और फिर जाकर 20वीं सदी में बना नया इतिहास। 13 दिसंबर 1996 को अरविंद कुमार ने हिंदी को दिया समांतर कोश, भारत की किसी भी आधुनिक भाषा का पहला थेसॉरस। हिंदी की 1,60,000 से भी ज्यादा अभिव्यक्तियों का संकलन, अरविंद की 20 सालों की सतत साधना का सार, समांतर कोश। साथ में सिर्फ उनका परिवार, उनका हौसला। It's an extraordinary story. It almost brings tears to your eyes when you look at the trajectory of this life and culminating in this great accomplishment. And the fact that he did it on his own, without any massive grant from any organization or from the government, makes it all the more extraordinary. आज ये कल्पना बिल्कुल कुछ वैसा सा लगता है कि जैसे हम ऋषियों के बारे में सुना करते थे कि वे तप करने चले गए और 20 वर्ष बाद बाहर आए। मुझे लगता है इस तरह का जो कार्य है, कोश लिखना, वो तपस्या ही है। अर्जुन की तरह उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है
उन्हें तय कर लिया था कि मुझे थिसॉरस बनानी है, डिक्शनरी बनानी है, हिंदी की सेवा करनी है, एक जो उसका अंग छूटा हुआ है उसको पूरा करना है। We have now, thanks to Arvindji's work, tools that didn't exist before. I'm told he's the first creator of a thesaurus in Hindi. Anybody who works on a lexicon, for me, is like God, in many ways. थिसॉरस आखिर होता क्या है? थिसॉरस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है तिजोरी। शब्दों से भरी तिजोरी जिसमें से आसानी से वो शब्द चुना जा सकता है जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। अब समांतर कोश के जरिए पहली बार हिंदी को ऐसा उपकरण मिला जिसने शब्द के कई अर्थों के साथ शब्दों के ढेरों पर्याय और विलोम भी दिए। मान लीजिए समांतर कोश में अगर आप विवाह शब्द देखें तो आपको विवाह के अर्थ के साथ विवाह की रस्में, सामान, विवाह संस्कार, विवाह कितनी तरह के होते हैं से लेकर विवाह विच्छेद यानी तलाक तक सब कुछ एक स्थान पर मिल जाएगा। हर भाव के विभिन्न शब्द, हर शब्द के अनेक अर्थ और हर अर्थ के ढेरों पर्याय एक साथ आसपास। कोई हिंदी प्रेमी भला इससे ज्यादा और क्या चाहेगा? अरविंद की समांतर कोश यात्रा जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। अरविंद का जन्म 17 जनवरी 1930 को मेरठ में हुआ। करीब करीब 70 साल बाद आया हूँ और पुरानी यादों का तूफान सा आ गया। यहाँ मैं पैदा हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पिता लक्ष्मण स्वरूप ने अपनी पहली संतान को अपने आदर्श महर्षि औरोबिंदो का नाम दिया अरविंद। आजादी के दीवाने पिता कभी जेल जाते तो कभी छापा खाना चलाते। 10 जनों की भरी पूरी गृहस्थी की जरूरतें बड़ी मुश्किल से ही पूरी हो पाती थीं। पर घर में कितनी भी तंगी हो, अरविंद के पिता उन्हें नौचंदी के मेले से किताबें जरूर खरीदवाते थे। सन 42 में बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने इनके पिता को मेरठ से दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में करोल बाग के देवनगर मोहल्ले को रहने का ठिकाना बनाया। घर की हालत यहाँ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। पिता के लिए 3 बेटों और 3 बेटियों को पालना आसान नहीं था। मैंने 1945 में मैट्रिक पास किया डिस्टिंक्शन के साथ। 4 सब्जेक्ट में मैं 75% से ज़्यादा नंबर आए थे, तो मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ूँ। मैंने कहा कि स्कॉलरशिप मिल रही है। पिताजी ने कहा भाई स्कॉलरशिप तुम्हें मिल रही है ना, घर का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा। और 15 साल का बच्चा अरविंद छापे खाने में नौकरी करने के लिए दाखिल हो गया। और यहीं से शुरू हुआ अरविंद और हम शब्दों का अगाध संबंध। पिताजी की साइकिल पे पीछे बैठ करके हाथ में लड्डू का थाल लेकर के दिल्ली प्रेस पहुंचा। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सीखनी थी। उस्ताद थे मोहम्मद शफी। परिवार के लिए अब इनकी पढ़ाई का खर्चा खत्म और कमाई शुरू। तनख्वाह 25 रुपया महीना। काम प्रिंटिंग प्रेस में छपे मैटर के हर शब्द के एक एक अक्षर की स्याही पोंछकर उसको उसके केस में रखना। बहुत कम उम्र में ही अरविंद की उंगलियों ने हम शब्दों को पढ़ना, लिखना, तौलना, रचना सीख लिया। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अरविंद ने प्रेस में कंपोजिंग सीखी और फिर छापे खाने के लगभग हर विभाग में काम किया, बतौर मशीन मैन, जिल्दसाज, ब्लॉक मेकर, कैशियर, टाइपिस्ट, प्रूफ रीडर। और समय के साथ साथ धीरे धीरे अरविंद का हम शब्दों से संबंध गहराता गया। नौकरी करते करते अरविंद ने इवनिंग क्लास में इंटरमीडिएट पास किया। 1953 के आते आते अरविंद दिल्ली प्रेस की हिंदी अंग्रेजी पत्रिकाओं सरिता और कैरावैन का उपसंपादन करने लगे थे। बीए किया और फिर इंग्लिश में एमए। पढ़ाई ने खोला अरविंद के सामने नई संभावनाओं का विशाल सागर। अरविंद हर समय अपनी अंग्रेजी बेहतर करने में लगे रहते, लेकिन कहानियों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो सही शब्द मिलना आसान न होता। तो मेरे एक दोस्त थे राधा कृष्ण, वो मुझे ले गए कराट प्लेस।
वहाँ गलगोटिया की दुकान पे एक छोटी सी किताब खरीदवा दी, नाम था रॉजर्स थेसॉरस। अब वो जो मुझे मिला उसकी खूबी ये थी कि एक के बदले कई शब्द मिल जाते थे। और अरविंद के दिल से निकला, काश हिंदी में भी एक ऐसी थेसॉरस हो। मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने तरह तरह की डिक्शनरियाँ बनवाना शुरू किया था। डॉक्टर रघुवीर को फाइनेंस किया, पंडित सुंदरलाल जैन को फाइनेंस किया, फिर कमीशन बैठाया शब्दावली आयोग की। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो बधाई देगा। 1959 में अरविंद की शादी मेरठ में पली बढ़ी कुसुम से हुई। BA-LT पास कुसुम दिल्ली में सरकारी स्कूल में टीचर लग गईं। अब घर चलाने के लिए एक और हाथ मिल गया। और फिर 1963 में अरविंद को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मालकिन रमा जैन की तरफ से बुलावा आया, जिससे अरविंद को मिला मुंबई से एक नई हिंदी फिल्म पत्रिका निकालने का सुनहरा मौका। अब यहाँ से शुरू हुआ जिंदगी का नया अध्याय। मेरी ये बात हुई थी रमा जी से कि जो घटिया मैगजीन्स आते हैं उनके मुकाबले हेल्दी मैगजीन होना चाहिए। मेरी एम्बिशन ये थी कि मैं एक ऐसा अखबार निकालूं जो बाप और बेटी, बाप और बेटे एक साथ पढ़ सकें। फिल्म पत्रिका कोई बहुत प्रतिष्ठित बात नहीं होती थी तब, और निकलती भी सस्ती किस्म की थी उस समय में। तो उनका ये था कि अगर उन्हें परिवारों से नहीं जोड़ा जा सका, उनका पाठक वर्ग प्रबुद्ध किस्म का नहीं बनाया जा सका, तो फिर ऐसी मैगजीन निकालने से क्या फ़ायदा है। और दूसरी बात ये थी, मैंने तय किया कि मैं फिल्म के बारे में कम जानता हूँ तो ऑडियंस भी कम जानती है। जो मैं जानना चाहता हूँ वो बताऊँ। 1964 में गणतंत्र दिवस पर इस पत्रिका का पहला अंक आया, सुचित्रा के नाम से। बाद में इसका नाम बदलकर माधुरी हो गया। And Madhuri was a blend of both. You know, you had long form journalism, but you also had the shorter versions. So it was a very interesting magazine altogether because there was no equivalent of Madhuri. And it was an original in that sense. माधुरी जल्द ही संपूर्ण परिवार की पत्रिका बन गई और 33 वर्षीय अरविंद बने टाइम्स ग्रुप के सबसे कम उम्र के संपादक। उन्होंने बहुत सारे पुल बनाए, पुल जो जनता और सिनेमा के बीच में था, जो साहित्य और सिनेमा के बीच में था, जो सिनेमा के अलग अलग अवयवों के बीच में था, जो राजनीति और सिनेमा के बीच में था, जो सिनेमा में ही जो भारतीय सिनेमा था, क्षेत्रीय सिनेमा था और वैश्विक सिनेमा था। इन तीनों इलाकों को एक साथ उन्होंने कवर करने की कोशिश की। सिनेमा की ग्रामर के बारे में उसमें लेख छपा करते थे। उसमें ये एक लेख में लिखा था कि शॉट क्या होता है और सीन क्या होता है, और अगले अंक में लिखा था कि ट्रैक क्या होता है और पैन क्या होता है और जूम क्या होता है। ये सारी सिनेमा की ग्रामर की बातें जिस तरह से पूरी एक सीरीज़ में थी, तो मेरा तो काम ये था कि उन किताबों को माधुरी लेके आओ, ख़रीद के या चुरा के या मांग के, जैसे भी मिले, और उसमें से उन पन्नों को फाड़ो, उन पन्नों को, और विश्वास कीजिए कि वो पन्ने अभी तक आपको मेरी लखनऊ की लाइब्रेरी में दूसरी किताबों के बीच में रखे हुए मिल जाएंगे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि धर्मयुग साहित्यिक पत्रिका है तो माधुरी सिनेमा का साहित्य है। माधुरी ने लिखवाया लोगों से, एक तरफ साहित्यकारों से लिखवाया, बच्चन से लिखवाया, पंत से लिखवाया, उनको सिनेमा दिखवा करके लिखवाया कि आप हमारे साथ। दुष्यंत कुमार ने उदाहरण के तौर पर दिनकर के साथ एक फिल्म देखी और उनसे राय ली गई और उसको बाकायदा दर्ज किया गया माधुरी के पन्नों में। पैरोडियाँ जो छपती थी, संगीत की स्वरलिपियाँ जो छपती थी, जिसको लेकर लोग बाद में रियाज करते थे। उन्होंने हास्य कलाकारों पर कवर स्टोरीज की, विलन पे, खलनायकों पर कोई नहीं करता था, छोटे नायकों पर कोई नहीं करता था।
उसी तरह से तकनीशियनों पर कहानियां नहीं की जाती थी। तो एक कह सकते हैं कि जो फिल्मी दुनिया में जो अनग्लैमरस हिस्सा भी था श्रम करने वालों का, उनको भी आगे लेकर आए। संपादक के नाम जो पत्र आते थे उनको बहुत गौर से पढ़ते थे वो, और ये देखते थे कि किस बात को पाठक पसंद कर रहा है और किस बात को नहीं पसंद कर रहा है। Clearly, it was not a film gossip magazine. You know, it dealt with cinema, it dealt with it seriously. That's why you see, as I said, long form journalism, which means you can do critical writing about films. Now, that kind of work, but in Hindi, there hardly was anything. फिल्मी दुनिया में अरविंद के दो पसंदीदा लोग थे, एक शैलेंद्र और दूसरे राज कपूर। सिनेमा क्या है, फिल्में कैसे बनती हैं, अरविंद को ये समझ मिली राज कपूर, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, चेतन आनंद जैसे दिग्गजों से, ताराचंद बड़जात्या जैसे निर्माता से। उन्हीं दिनों हिंदी में आर्ट सिनेमा उभर रहा था। अरविंद ने उसका पुरजोर समर्थन किया और नाम दिया समांतर सिनेमा। समांतर सिनेमा नाम दरअसल अरविंद जी का दिया हुआ है। तब सब लोग उसको पैरेलल सिनेमा कहते थे उसको, और बहुत सारे लोग उसके लिए बहुत उत्साहित नहीं थे। अरविंद जी एक तरह से उसके ध्वजवाहक जिसको कहते हैं ना, वो बन गए। वैसी फिल्म पत्रिका जितनी ज़बानें मैं जानता हूँ, अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू, वैसी पत्रिका कोई निकली नहीं है और अब क्या निकलेगी। 1970 के दशक तक माधुरी लोकप्रियता की ऊंचाइयां छू रही थी। साउथ मुंबई में अरविंद का घर था, दोनों बच्चे स्कूल में थे, लेकिन अरविंद को एक अजीब सी ऊब होने लगी थी। वे सोचते 18 घंटे बिजी रहने के बाद मेरी अपनी निजी उपलब्धि क्या है? सिर्फ यही कि मैं इस पार्टी में गया, वहाँ प्रीमियर देखा, ये अवार्ड फंक्शन अटेंड किया। अंतर्मन में सवाल उठता, ये सब क्यों, किस लिए, कब तक? देर रात अरविंद और कुसुम किसी फिल्मी पार्टी से लौटे थे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उनके मन में वही 20 साल पुराना सपना कौंधा। हिंदी में थिसॉरस। अब तक किसी ने नहीं बनाया, तो मतलब है कि मैं ही उसको बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। सपना मेरा है, कोई और क्यों पूरा करेगा मेरा सपना? सफर मेरा है, मुझे ही तय करना होगा। रात भर अरविंद अनोखी प्रसन्नता से भरे रहे और अगली सुबह हैंगिंग गार्डन में अरविंद ने हिंदी थिसॉरस बनाने की बात कुसुम से कही, और ये भी कहा कि इसके लिए हमें नौकरी छोड़ के दिल्ली जाना होगा क्योंकि वहाँ अपना घर है। कुसुम से किसी बात पर हाँ करवाना बाबा रे बड़ा कठिन काम है। और उस दिन सुबह हैंगिंग गार्डन में मैंने कहा और कुसुम ने हाँ कर दी। सचमुच उस दिन कुसुम की जुबान पर सरस्वती विराजी थीं। कुसुम की हाँ से अरविंद का हौसला और बुलंद हो गया। अरविंद और कुसुम ने भविष्य की सारी प्लानिंग कर डाली। तो ये तय हुआ कि 4 साल बाद माधुरी छोड़कर दिल्ली जाएंगे और बस फिर 2 सालों में थिसॉरस हाथ में होगी। 19 अप्रैल 1976 नासिक शहर। गोदावरी में जाकर नहाए, घर आकर के एक कार्ड बनाया। यहाँ अरविंद ने थिसॉरस का पहला कार्ड लिखा। उस दिन से अरविंद का हम शब्दों से रिश्ता और गहरा हो गया। उनके लगाव ने अब साधना का रूप धारण कर लिया। उस पर हमने चारों को दस्तखत किए, मेरे, वाइफ के और दोनों बच्चों के। छोटे थे but still we became a team. Mita, do you remember when Papa said he's going to make a thesaurus like Roger's in Hindi? मुझे कुछ बस इतना समझ आया था कि एक किताब बन रही है। और फिर नासिक का क्या कह रही थी तू? वो लोटा लिया था, उसमें लिखा था and we took a bath in that गोदावरी। and कितना मजा करते थे हम, बैडमिंटन खेलते थे। Yes, yes. साइकिल चलाते थे, मच्छरदानी में सोते थे। फिर अगले 2 साल मुंबई में माधुरी के काम के साथ साथ अरविंद और कुसुम थिसॉरस बनाने में जुट गए। कार्ड लिखने में ऐसा था कि हमने एक पोस्ट कार्ड साइज के इन्होंने कार्ड बनवा रखे थे, उस पर लाइन ड्रॉ करा रखी थी और लकड़ी की हम ट्रे में रखते थे अल्फाबेटिकली। उनको जो साधारण नाम हुए या विशेषण हुए वो मैं कर लेती। नाउन
तो मुझे ज्यादातर मैं नाउन करती थी। 1973 में लिए फैसले के मुताबिक 1978 में अरविंद ने माधुरी से त्यागपत्र दे दिया। लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। लोग कटाक्ष कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन अरविंद पर तो बंजर धरती पर शब्दों के फूल उगाने, अपना सपना सच करने की धुन सवार थी। 15 मई 1978 को अरविंद मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कहकर दिल्ली लौट चले। पथ पर बिछे कांटों से, कठिनाइयों से, चुनौतियों से अनजान, बेखबर, साथ था उत्साह, जोश और परिवार। जिस पद पर थे अरविंद कुमार जी, वो बहुत बड़ा पद था। प्रगति और संपन्नता के मार्ग को छोड़ के उन्होंने साधना का मार्ग चुना। दिल्ली में मॉडल टाउन में अरविंद और कुसुम का अपना घर था, जहां उनके माँ पिताजी रहते थे छोटे भाई के परिवार के साथ। यहाँ रहने को मिला एक कमरा और काम के लिए मिली एक छोटी सी मियानी। कुछ दिनों बाद बेटा सुमीत लौट गया मुंबई डॉक्टरी पढ़ने। That was the worst thing about Delhi for me. अच्छा. First of all, living with so many other people. Yes. Bombay में it was just me, Right. me, Papa and you. Correct. And I was a simple young girl. मुझे लगता है my childhood got left behind in Bombay. I see. और मेरा भाई भी रह गया. Because I had to go back and join medical college. So for me. So you were left alone. I was left. It was very traumatic for you. Very traumatic. दिल्ली आते ही मानो मुसीबतों की बरसात हो गई। 3 महीने अभी हुए नहीं कि मॉडल टाउन में भयंकर बाढ़ आ गई। मकान 7 फुट तक यमुना के पानी में डूबा रहा 6 दिन तक। घर गृहस्थी का सारा सामान बाढ़ में खराब हो गया, लेकिन थिसॉरस के सारे कार्ड मियानी में बच गए। बाढ़ के बाद अरविंद ने एक दोस्त से कहा, बाढ़ में मेरा भूतकाल बह गया है, सामने बचा है संपूर्ण भविष्य। बाढ़ के डर से पिताजी ने हमारा मकान बेच दिया। जिसके आश्रय हम दिल्ली आए थे वो मकान नहीं रहा। हम ये सोचने लगे कि आगे खर्चा कैसे होगा, क्योंकि मीता की पढ़ाई थी, सुमित भी वहाँ हॉस्टल में पढ़ रहा था। अब क्या करते, मकान तो दूसरा लेना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड के बचे खुचे पैसों से गाजियाबाद के चंद्रनगर में एक नया मकान बनाया। तो ये सोच के आए थे 2 साल में हो जाएगा। 2 साल में तो हुआ नहीं, बहुत सारे साल बीतते चले गए। जो जमा पूंजी हमने सोची थी कि हम पे है, वो खत्म होने लगी। मजबूरन अरविंद को फिर से नौकरी करनी पड़ी। रीडर्स डाइजेस्ट का हिंदी संस्करण सर्वोत्तम लॉन्च करके उसका संपादन अगले 5 साल तक किया। एक एक करके साल गुजरते गए। जमा पूंजी खत्म हुई तो क्या, शब्द कुबेर अरविंद के खजाने में मेरी यानी शब्दों की तो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। अब तक सुमीत भी सर्जन बनकर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम कर रहा था। सुबह शाम थिसॉरस का काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन समय की मार ऐसी थी कि समस्याएं और भी तेजी से बढ़ रही थीं। मुझे पड़ गया जबरदस्त हार्ट अटैक, लेकिन क्योंकि काम को होना होता है तो सर बालक वैसे बन जाते हैं। संजोग से वे उस समय अस्पताल में सुमीत के कमरे में ही थे तो सीधे आईसीयू में पहुंचे और जान बच गई। इन दोनों ने मुझे व्हील चेयर लाए, उसमें डाला, लिफ्ट से उतरे और चले डायरेक्टली टुवर्ड द इमरजेंसी। रास्ते में मेरा हार्ट बंद हो गया। इन दोनों ने पंप कर करके उसको थोड़ा चला दिया। डॉक्टर की सलाह पर अरविंद को कार्डों पर शब्द लिखने का भारी काम एकदम बंद करना पड़ा। तो उठते बैठते अपने प्रिय शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का हिंदी काव्यानुवाद कर डाला। प्रसिद्ध निर्देशक इब्राहिम अलकाजी ने इस नाटक का मंचन एनएसडी में किया। इस अनुवाद की भाषा, रवानी, सब कुछ लासानी माना जाता है। नैनों में आंसू हों तो बहने दें आप पहचानते हैं ये परिखार। मुझे याद है
सीजर ने पहना था पहली बार नर देश में। सुहानी शाम थी, उस दिन जीता था नर देश। देखिए, यहां खुपी थी कैसियस की तलवार। ये निशान है गद्दार कास्का के वार का। यहां खुपी थी तलवार मनमीत ब्रूटस की। और खींची ब्रूटस ने तो कैसे बह निकली सीजर के लहू की धार। शेक्सपियर का आयम्बिक पेंटामीटर छंद इस अनुवाद में कमाल का है। तबीयत संभलते ही अरविंद ने एक बार फिर समांतर कोश पर जोरों से काम शुरू कर दिया। जब नमक की बात आती है तो हमने नमक के लिए बहुत सारे तरह के नमक होते हैं, सबके लिए अलग कारण आया। जैसे लोना नमक, सांभर का नमक, समुद्री नमक, और फिर हम जाते हैं नमक उद्योग में। उसको डबल रोटी तो कहते ही हैं, पाव रोटी, और इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। नमक की खान, नमक की क्यारी। ब्रेड एक तो वाइट ब्रेड होती है, फिर सैंडविच ब्रेड होती है। नमक की खान होती है पहाड़ों में। बन होता है, बन को हम कुकी भी कहते हैं। नमक जमाने का गड्ढा, उसको बोलते हैं आगर। पर काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आई वॉज फूलिश कि 2 साल में पूरा हो जाएगा। या वो किसी ने किया ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था क्या करना है, कोई किताब नहीं थी कि कैसे बनता है। थिसॉरस का ढांचा बनाने में हमें 5 बार तो अपना तरीका बदलना पड़ा। और हैरानी की बात यह है कि काम चलाऊ ढांचा पहुंचने तक हमें 14 साल लग गए। पापा ने पूरे घर में एक बड़े कमरे में कार्ड फैला दिए थे, पता नहीं कितने बॉक्स थे, 100-200 बॉक्स। तो वो या शब्द डालते थे तो इंडेक्स अपडेट करना पड़ता था, इंडेक्स अपडेट करते थे तो शब्द डालने पड़ते थे। तो मुझे लगा कि ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा ऐसे। जब मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम कर रहा था दिल्ली में, तो मैंने सबसे पहली बार एक मिनी कंप्यूटर देखा। I felt that if we computerize these cards, it would be easier to understand the structure, it would be easier to collate the data, and it would be possible to output the data in a print-ready form. But where is the money? पैसा था ही नहीं कंप्यूटर खरीदने का। मगर इसका हल भी सुमीत ने निकाला। पैसे जमा करने के लिए उसने ईरान के एक अस्पताल में नौकरी की और कंप्यूटर खरीदने लायक पैसे जमा होते ही वापस लौट आया। Then someone told us about the work of Mr. Mohan Tambe at CDAC on the GIST card. Very brilliant team of people at CDAC India in a section called GIST thought of a way to extend the PC character set from 128 to 256, use it to encode Devanagari letters phonetically and allow data entry in Hindi, sorting in Hindi, and output into Windows through a series of fonts that they called ISFOC. अब कंप्यूटर खरीदना है, अब वो चलता है कैसे है हमें पता ही नहीं है। And then Papa started learning how to use the keyboard to the mouse at the age at the time of 61. और अब कंप्यूटर के आते ही काम की चाल बदल गई। नए नए शब्द जोड़े जाने लगे। कहीं कोई दोहराव होता तो कंप्यूटर तुरंत बता देता। The first phase, the initial phase was selection of software of FoxPro and the GIST card, the entering of the cards into the database and creation of simple scripts so that the data could be entered and built upon. The second phase was generating scripts and macros to convert this database into print-ready pages, of which the published output was Samantar Kosh, published by the National Book Trust. एनबीटी को प्रिंट आउट देने का समय तय हो चुका था और सारा परिवार और हम शब्द ये सोचकर खुश थे कि बस अब काम पूरा हुआ ही समझो कि तभी एक दिन हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। ऐसा झटका लगा कि 20 साल की सारी मेहनत चौपट हो गई। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर अब समांतर कोश सिर्फ अरविंद का ही नहीं, पूरे परिवार का लक्ष्य बन चुका था। सुमीत ने पुराने बैकअप फ्लॉपी ढूंढ निकाले। अरविंद ने रात दिन एक करके डेटा अपडेट कर दिया। मैंने अपने अम्मा पिताजी से सीखा
जो कुछ भी करो मेहनत से करो, लगन से करो और सामाजिक दायित्व की भावना से करो। 13 दिसंबर 1996 और फिर 20 साल के एकांतवास, 20 साल की कड़ी मेहनत, 20 साल की तपस्या के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। वो दिन जब कुमार दंपत्ति ने देश को सौंपा समांतर कोश, भाषाई रत्न। समांतर कोश थिसॉरस ने हिंदी की दुनिया में तहलका मचा दिया। हमें पूरी तरह एहसास था कि हम जो करेंगे वो इतिहास होगा। शब्द सारथी ने अपना सपना ऐसे साकार किया, बितर बितर बिखरे शब्दों को कोशकार ने थाम लिया। अपने दम पर 20 बरस निष्काम भाव से काम किया। हाँ, बना समांतर कोश थिसॉरस, हिंदी को उपहार दिया। टीम बना परिवार, नई तकनीक से जुटकर काम किया। शब्द ऋषि ने करी तपस्या, शब्दों का आह्वान किया। हिंदी के माथे पे बिंदी, जन जन ने सम्मान किया। ओ साधो रे, ओ साधो रे, ओ साधो रे, ओ साधो रे। I can't imagine what it must have been felt like to give the first copy of the first Samantar Kosh to the President of India. That must have been such an emotional moment for the family. For one man to spend 20 years of his life in producing the first Hindi thesaurus is indeed an extraordinary achievement. ये अरविंद हैं तो वो कुसुम है, दोनों फूल हैं। अगर इस यात्रा में किसी का बहुत ही अंतरंग साथ रहा तो वो उनकी पत्नी का है, कुसुम जी का है। और ये ऋषि के तौर पर करना और ऋषि को ये शक्ति देना या उसे चुनना, मुझे लगता है ये प्रकृति करती है और प्रकृति तय करती है कि किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है। अरविंद जी को प्रकृति ने इस काम के लिए चुना है। Well, I must say, when I've met Arvind ji, I was absolutely bowled over by the story of his life. For somebody to have taken on such a very, very immense task and to have done it with such commitment and passion that he gave up a secure and rather good job and sacrificed so many of the comforts of life to devote his day after day after day to this labor of love. Kosh like this is of immense value to look and study at all the words and the way that they change their meaning and their context. All of this, putting them together is an incredible and incredibly wonderful work. कि मैं नए शब्दों को एक पैराग्राफ में यूज़ करता हूँ या एक सेंटेंस में यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे अरविंद कुमार जी का जो समांतर कोश है वो इतना अद्भुत मेरी काम में आता है, मेरी बैसाखी बन जाता है, जिसके बिना मेरा 2 कदम चलना भी असंभव होता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा प्रकाशित ये समांतर कोश हमारी श्रेष्ठतम पुस्तकों में से आता है। जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, इधर असम से लेकर गुजरात तक, संपूर्ण भारतवर्ष में इसकी अत्यधिक मांग रही है। अरविंद के लिए जीवन का अर्थ रहा कर्म। वाहवाही से मुदित होकर बैठने वाले नहीं थे अरविंद। जब समांतर कोश आया तो पापा ने मुझसे पूछा कैसा लगा, और मैंने कहा पापा कोश तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए इसकी यूसेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। बस पापा ने एक नया सपना देख डाला और वो था हिंदी से इंग्लिश को जोड़ने का सपना, और यहाँ से शुरू हुआ इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश थिसॉरस बनाने का सफ़र। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे रूप में मैंने ही की,
समांतर कोश की हर हिंदी प्रविष्टि के आगे मैंने उसका पैरेलल इंग्लिश वर्ड लिख दिया। यह तो बस शुरुआत थी। 2 अलग अलग भाषाएं, 2 भिन्न भिन्न संस्कृतियों, 2 मुख्तलिफ सोच को जोड़ने में अरविंद को 11 साल लग गए। बेटे सुमीत का तकनीकी सहारा बेहद महत्वपूर्ण था। देश विदेश में जहां जहां भी वो गया, अरविंद और कुसुम भी साथ गए। और काम संपन्न हुआ अरविंद के सबसे प्रिय शहर पौंडीचेरी के नजदीक ओरोविल में, जहां सुमीत रहता है। और तब कहीं 2007 में बना 3 वॉल्यूम वाला द पेंगुइन इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश थेसॉरस एंड डिक्शनरी, जिसमें थीं 5.5 लाख अभिव्यक्तियां, डिक्शनरी भी, थेसॉरस भी, मिनी एनसाइक्लोपीडिया भी, द्विभाषी कोशकारिता में मील का पत्थर। I'm a proud possessor of the Penguin English Hindi Thesaurus, and in 3 volumes. And I must say, a very attractive book it is as well as a very useful one. So he has continued building on that original work to create an ever-improving series of lexical treasures. It is inspirational to remember how much work he has put into this. I am these days trying to translate the poetry of Mahadevi Verma. And I find this book, this thesaurus, this dictionary is such an immense resource. My mother tongue is Malayalam. I went to English medium education, and I need to use Hindi from time to time. Of course, he gives us a lot of choices. I remember with amusement, I was looking up statesmanship in the Penguin Thesaurus, and I came across the first word in Hindi was statesmanship. But then came the various Hindi expressions, drishtikon and durdrishti and so on. So suddenly you were able to see that through Hindi, you were able to try and understand the concept of statesmanship in Hindi language terms. And sometimes my English would get enriched because of the variety of words that I might have in Hindi for the same word. Because for the same kind of expression. So I personally began to use it even for my English class. हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए भी और अंग्रेजी से हिंदी सीखने के लिए भी है, और दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। अब तो बल्कि कभी-कभी मुझे जो मैं विदेशों में बहुत से लोगों को पढ़ाता हूँ, भारत आके उनको लगता है कि भाई बिना अंग्रेजी के तो हिंदी भी नहीं समझ सकते भारत में। Because of an idea from the Asia Pacific head of Penguin, who said, why don't we put this on a CD? Phase था conversion of the DOS program on JISCard to Unicode and its publication online as Arvind Lexicon Online, which was readily accessible from anywhere in the world on either a free or a subscription basis. अरविंद के हर तरह के कोश का आधार है उनका अरविंद लेक्सिकन डेटाबेस, जो 10 लाख अभिव्यक्तियों वाला संसार का सबसे विशाल अंग्रेजी हिंदी डेटाबेस है। इसकी अनूठी बात है कि ये दुनिया को भारत की नजरों से देखता है और अन्य सभ्यताओं से जोड़ता है। इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ संस्कृत, उर्दू, अरबी के शब्द भी पूरी उदारता से इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसी अरविंद लेक्सिकन डेटाबेस पर आधारित हैं अरविंद सहज समांतर कोश, शब्देश्वरी, पौराणिक नामों का अनोखा कोश, अरविंद वर्ड पावर, अल्फाबेटिकल इंग्लिश हिंदी कोश थेसॉरस, अरविंद तुकांत कोश। अरविंद लेक्सिकन में हिंदी के शब्द रोमन लिपि में भी हैं, जिससे देवनागरी स्क्रिप्ट न जानने वाले अहिंदी भाषी, प्रवासी भारतीय और विदेशी भी इसे इस्तेमाल कर सकें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रयास जो आपने इसका रोमन के माध्यम से किया है, और उन लोगों आपने इसकी रेंज इतनी बढ़ा दी है कि कौन है जो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरविंद ने जीवन में गीता का मार्ग चुना और जिया भी। उन्होंने गीता का हिंदी अनुवाद भी किया, सहज गीता, केवल अनुवाद, व्याख्या नहीं। और इसी सहज गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया उनके दामाद अतुल ने। I come from a corporate background, and corporate life can be very stressful. This is when a few years back Papa nudged me
in translating his Sahaj Gita from Hindi into English for corporate executives. For me, that was a very major personal milestone, and it changed my life. Of course, I could do it only by using his mammoth work of Penguin English Hindi Thesaurus. The whole exercise was amazing. I feel there can be no better practitioner of Gita other than Papa. He epitomized it. He lived it. अरविंद हम शब्दों की अनंतता समझते थे। जब तक भाषाएं बढ़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी, नए नए शब्द जोड़ती रहेंगी, तब तक मेरा काम भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। 2020 में कोरोना के लॉकडाउन में अरविंद ने एक अद्भुत अनोखी हिंदी डिक्शनरी पर काम शुरू किया। So Papa, you are working on the Hindi-English dictionary as per Oxford requirements, and I think it will be very well received. What should our next step be? I think we expand the languages. Okay. On the database, Tamil and French. And this will be the first step in the creation of the World Bank of Words. So it's something like an open sources or a crowdsourcing we have to do. See, this is like Wikipedia being made by people all over the world. Word, शब्द,单词, शब्दों, अब उन्होंने एक नया सपना देख डाला था। अपने अरविंद लेक्सिकन डेटाबेस के जरिए भारतीय और विदेशी भाषाओं को जोड़कर एक वर्ल्ड बैंक ऑफ वर्ड्स बनाने का सपना, जिससे बहुभाषी थेसॉरस पलक झपकते ही बनाए जा सकें। I think Arvindji's concept of a World Bank of Words is remarkable, it's brilliant, and in some ways it's ahead of its time. Imagine a situation where, thanks to artificial intelligence, computer technology, what an extraordinary way of bringing the world closer that would be. अरविंद ने हमेशा चाहा कि वे अंतिम सांस तक सक्रिय और सचेत रहें, और वे उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हैं जो रहे भी। बिल्कुल आत्मनिर्भर अपने चंद्रनगर गाजियाबाद के घर में 90 वर्ष की उम्र में भी अरविंद सुबह 5 बजे कंप्यूटर पर बैठ जाते और अपने अरविंद लेक्सिकॉन डेटाबेस को और बेहतर बनाने में लग जाते। शाम को काम खत्म करके पत्नी कुसुम के साथ टीवी देखते, हर नई फिल्म देखते और उसके बारे में फेसबुक पे लिखते। जनवरी 2021 में अरविंद ने अपना 91वां जन्मदिन मनाया, पौंडीचेरी में पूरे परिवार के साथ। Wish you a very happy birthday, Papa. Wish you very, very happy birthday and see you soon. Thank you very much. Hi Nana, happy birthday. Hope you have fun in Pondicherry and see you soon. Thank you very much, Akshay. Hi Nana, happy birthday. Garvit and I are missing you here. It's late at night, so I'm having chai for your birthday. Thank you. Have fun in Pondi. Papa, now you have to blow all of them out. छब्बीस अप्रैल 2021, एक ऐसा दिन जब अरविंद ने सुबह उठकर अपना कंप्यूटर नहीं खोला, जिस दिन कोरोना की दूसरी लहर अरविंद को अपने साथ बहाकर इस संसार से ले गई। जीवन सहज था, मन मधुर था, पंचभूतों का मिलन संपूर्ण था उनमें, वे नरों में अन्यतम थे। थेसॉरस मैन, अरविंद कुमार। मेरा और अरविंद जी का 62 साल का सफ़र बहुत ही सुंदर और सुहाना रहा। हर समय कदम से कदम मिलाकर चले, हर चीज़ में साथ साथ काम किया। मैं उन्हें आज बहुत मिस करती हूँ, लेकिन उनकी छाप इतनी गहरी है और वो हमारे दिल और दिमाग पर इस तरह बस गई है।
उनके जाने के बाद भी हमें ऐसा लगता है वो कहीं नहीं गए, हमारे पास हैं और हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। I have always had a very soft relationship with my father. He has been a great influence on my life because he always supported me in doing everything I wanted to do. पापा ने मुझे सिखाया भी और गाइड भी किया और एनकरेज भी किया पढ़ने के लिए और अपने आप जिंदगी एक्सप्लोर करने के लिए। पापा उम्र भर शब्द सारथी रहे। वे हमेशा कहा करते थे कि उनका परिवार उनका रथ है और उस रथ के 4 पहिए हैं, सपना, संकल्प, सूझबूझ और साधना। He was a young man of 91. His passion for work, fulsome energy was not only inspirational, it was infectious for all of us. I think he has set an example for the youth of this world, way to lead life, the way to be perpetually happy. I strongly feel that his life journey has not ended. It's going to carry on and on and on. I salute him and all kudos to him. वाकई अरविंद के जीवन को देखकर विश्वास हो जाता है कि सपने देखना कितना जरूरी है। सपने न हो तो नए प्रयास कभी न हो, जिंदगी कभी आगे न बढ़े। लेकिन सपने निरंतर साधना से ही पूरे होते हैं। जुनून हो, लगन हो, समर्पण हो तो सारा संसार अपना है। कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं, कोई भी मंजिल दूर नहीं। शब्द है बदले रूप कहीं, कभी हंसी बने कभी रोष बने, बूंद बूंद से सागर जैसे शब्द शब्द से कोश बने। समांतर कोश बना समृद्ध किया है भाषा को, अब ढूंढो चाहे अर्थ सभी या ढूंढो हर परिभाषा को। मन की आशा शब्द है, हर परिभाषा शब्द है, जन्म से मरण तक, जन्म से लेकर मरण तलक, जन्म से मरण तलक सब खेल तमाशा शब्द है, सब शब्द है, सब शब्द है। कुछ गुनगुनाते कुछ गीत गाते सब शब्द है, हाँ शब्द है। समांतर कोश बना समृद्ध किया है भाषा को, अब ढूंढो चाहे अर्थ सभी या ढूंढो हर परिभाषा को। मन की आशा शब्द है, हर परिभाषा शब्द है, जन्म से मरण तक, जन्म से लेकर मरण तलक, जन्म से मरण तलक सब खेल तमाशा शब्द है, सब शब्द है, सब शब्द